हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ग्रेफाइट और डायमंड का डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग करेंगे फुलरेंस के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग दीजिए फुलरेंस। देखिए, फुलरेंस न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स है कार्बन का। ये 1996 में डिस्कवरी किया गया इसका। असमोली, सरनेम लिख रहा हूं, कर्ल और क्रोटो नाम का साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने मिलकर 1996 में फुलरेंस का डिस्कवरी किया था, जिसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। तो फुलरेंस का यूज नैनो टेक्नोलॉजी जो अभी नया नया डेवलप हो रहा है उसमें होता है। तो देखिए, फुलरेंस में है क्या, इन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट को इनर्ट गैस के इन्वायरमेंट में इनर्ट गैस के साथ हीट किया तो फुलरेंस मिला। अब फुलरेंस के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बकी बॉल स्ट्रक्चर। इसे हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बकी बॉल स्ट्रक्चर, बकी बॉल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बकमिंस्टर फुलरेंस भी कहते हैं। सॉकर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, सॉकर लाइक, फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सॉकर लाइक स्ट्रक्चर। आप अपनी बुक एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल फुटबॉल टाइप का दिखेगा आपको, सॉकर लाइक, या तो फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर, जो मंदिरों के ऊपर डोम होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जो फुलरेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है C60 के बारे में हम लोगों को जानना है। हालांकि C60 के अलावे और भी फुलरेंस है, C72, C48, C30, ये सब भी है, लेकिन हम लोगों को C60 के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, सबसे पहले इन फुलरेंस वन कार्बन connected with three other carbons, एक कार्बन तीन अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है और चौथा जो इलेक्ट्रॉन बचता है कार्बन का, वो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। साथ साथ ये भी जानिए कि फुलरेंस में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है कि जो पाई बॉन्ड बना है वो पूरी तरीके से डीलोकेलाइड नहीं है। अगर सभी में डीलोकेलाइड होता तो सभी कार्बन का बॉन्ड लेंथ एक जैसा होता, लेकिन इसके पास दो तरीके का बॉन्ड लेंथ है। एक बॉन्ड लेंथ है 143.5 पिकोमीटर का और दूसरा बॉन्ड लेंथ है 138.3 पिकोमीटर का। तो इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब है कार्बन का बॉन्ड लेंथ इसमें है 143.5 पिकोमीटर का और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ है इसमें 138.3 पिकोमीटर का। इससे साफ है, जाहिर हो रहा है कि सभी कार्बन कंजुगेटेड नहीं है, कुछ कंजुगेटेड हैं कुछ कंजुगेटेड नहीं है, तभी इसमें टू टाइप का बॉन्ड लेंथ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ आर फाउंड, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। जैसे क्वेश्चन बनाए अगर हम लोग तो पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स of carbon
हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। दो तरीके का बॉन्ड लेंथ किस कार्बन में? पहला डायमंड ऑप्शन में दे सकता है, सेकेंड ग्रेफाइट दे सकता है, थर्ड फुल रेंज दे सकता है, फुल रेंज देगा, फोर्थ ऑल ऑफ अदर भी दे सकता है, ऑल ऑफ एबव। तो दो टाइप का बॉन्ड लेंथ सिर्फ और सिर्फ फुल रेंज में पाया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहां से एराइज हो सकता है। क्लियर है? लिखिए इसे। अब हमने बात किया कि फुल रेंज में, फुल रेंज के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। फुल रेंज का स्ट्रक्चर में इट कंटेन्स it contains 26 member ring and 12 5 member ring। फुल रेंज में दो तरीके का रिंग होता है, एक 6 मेंबर रिंग होता है, दूसरा 5 मेंबर रिंग्स होता है। 6 मेंबर रिंग्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। एंड 5 मेंबर रिंग कितने होते हैं? 12 होते हैं। और साथ साथ में 6 मेंबर रिंग फ्यूज्ड विथ बोथ 6 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग, but 5 member ring fused with only 6 member ring, 6 membered ring। क्या कहा हमने कि 6 मेंबर वाला जो रिंग होता है वो 5 मेंबर के साथ भी फ्यूज्ड होता है और 6 मेंबर वालों के साथ भी फ्यूज्ड होता है। लेकिन 5 मेंबर वाला रिंग जो होता है वो 6 मेंबर वाले के साथ ही सिर्फ फ्यूज होता है, वो 5 मेंबर वालों के साथ फ्यूज नहीं होता। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 मेंबर वाला रिंग है, 5 मेंबर का एक रिंग हम ले रहे हैं, तो 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर वाले रिंग के साथ फ्यूज होगा, यानी इधर भी 6 मेंबर का रिंग रहेगा, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा, और ये भी 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा। तो जो 5 मेंबर वाला रिंग है, 1 2 3 4 6 मेंबर वाले रिंग के साथ फ्यूज रहेगा, लेकिन 6 मेंबर वाला रिंग सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर वाले रिंग के साथ फ्यूज रहता है। ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर रिंग है। आप देखिए A6 है, A6 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 सभी में 6 कार्बन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग एज वेल एज 6 मेंबर्ड रिंग बोथ के साथ फ्यूज्ड है, बट 5 मेंबर्ड रिंग ओनली फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये फुल रिंग्स के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जिसे हमने डिस्कस किया है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। अभी हमने बात किया ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ग्रेफाइट का भी, फुल रेंज का भी sp2 होता है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड का sp3 होता है, डायमंड का। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लगातार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फुल रेंज में। इतना से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? लिखिए इसे।
अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स देखिए, कार्बन ऑक्साइड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड C3O2 बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन सुबोक्साइड। ठीक है। सिलिकॉन का ऑक्साइड है हमारा SiO2। हाई टेम्परेचर पे SiO भी बनता है लेकिन मेनली SiO2 है। जर्मेनियम का GeO एंड GeO2। लेड का ऑक्साइड है, अच्छा 3 का छूट रहा है। एसएन का ऑक्साइड है SnO एंड SnO2। और लेड का ऑक्साइड है PbO एंड PbO। तो इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, बहुत बार इसका डिस्कशन हुआ है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO2 एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। SiO2 GeO एंड GeO2 ये भी एसिडिक है, एसिडिक है। ये SnO, SnO2, PbO एंड PbO2 ये सभी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब ये बेस से भी रिएक्शन करेगा और एसिड से भी रिएक्शन करेगा। तो ये ऑक्साइड का इसका इंफॉर्मेशन हो गया। आपको ध्यान रखना है GeO2 एंड GeO भी एसिडिक ही होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी एम्फोटेरिक है, साफ लिखा हुआ एनसीईआरटी में एसिडिक है। ठीक है, देखिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ इसके एलिमेंट किस तरीके का बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। ये डाइल्यूट एसिड के साथ ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं और किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अब डाइल्यूट एसिड के साथ ही न्यूट्रल है तो ये सब वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा कार्बन। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें स्टेनम विच इज कॉल्ड टीन, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ करा दें, डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दें तो हमें मिल जाएगा SnNO3 होल 2 प्लस NH4NO3 मिल जाएगा। लेकिन इसका रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्क के साथ करा दें, कॉन्क HNO3 के साथ करा दें तो हमें H2SnO3 मिलेगा, स्टैनिक एसिड प्लस NO2 मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। ये हम लोगों ने पहले भी जब हम लोग HNO3 का रिएक्शन पढ़ रहे थे तब डिस्कशन किया था इसका। उसी प्रकार अगर हम लोग Pb का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दें तो बहुत स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन धीरे धीरे लेड जो है डिजॉल्व हो जाता है डाइल्यूट HCl में और क्या मिलेगा हमें, H2 मिलेगा। कह सकते हैं Pb dissolved in dilute HCl। लेकिन अगर Pb का रिएक्शन हम लोग कॉन्क HCl के साथ कराएं तो ये रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है कि PbCl2 का ऊपर में लेयर बन जाता है जिसके कारण ये कॉन्क HCl में Pb डिजॉल्व नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विथ अल्कलीज। यहां पर लिख लीजिए पीबी नॉट लेड नॉट डिजॉल्व्ड इन conc HCl due to formation of PbCl2 लेयर, ये डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर रिएक्शन विथ अल्कलीज। रिएक्शन विथ एल्कलीज, एल्कलीज का मतलब क्या हो गया, NaOH, KOH, इन सभी से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, तो कार्बन का अगर हम लोग एल्कली से रिएक्शन करवाते हैं, NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन सिलिकॉन का अगर हम लोग NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें सिलिकेट्स मिल जाएगा, SiO4 ये मिल जाएगा, हमें सिलिकेट्स मिल जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम लोग एसएन का रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ तो आप देख रहे हैं कि एसएन एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक होने के कारण NaOH में एसएन डिजॉल्व हो जाएगा और बना लेगा Na2SnOH होल 6 ये बना लेगा। उसी प्रकार Pb का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें NaOH या KOH के साथ तो ये बना लेगा Na2PbOH होल 6। तो ये इसके रिएक्शंस हैं, ये डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है एम्फोटेरिक मेटल एल्कलीज में। क्लियर। लिखिए इसे। अच्छा, इसको बोलते क्या है हम लोग, सोडियम स्टैनेट बोलेंगे, सोडियम स्टैनेट, और इसको बोलेंगे सोडियम प्लम्बेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ कार्बन। कार्बन ग्रेफाइट फाइबर इम्बेडेड करते हैं प्लास्टिक में। ग्रेफाइट फाइबर को इम्बेड किया जाता है प्लास्टिक में तो बहुत ही टफ और लाइट मटेरियल मिलता है, जिसका यूज हम लोग फिशिंग रॉड में करते हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में करते हैं, या तो फिर रैकेट का जो पकड़ने वाला पार्ट है उसको बनाने में करते हैं। हल्का और मजबूत होता है। तो लिखेंगे ग्रेफाइट फाइबर इम्बेडेड विथ प्लास्टिक formed very light substance which is used in fishing rod
एरोप्लेन पार्ट्स, एरोप्लेन पार्ट्स, ये सब में हम लोग करते हैं। सेकेंड बात करें, एक्टिवेटेड चारकोल भी कार्बन ही है। एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। देन नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन एब्जॉर्ब गैसेस। इसका यूज हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, इट ऑल्सो यूज्ड इन वाटर फिल्टर में भी करते हैं, वाटर फिल्टर, एयर कंडीशन, A.C लिख देते हैं, एयर कंडीशन। तो ये सब एक्टिवेटेड कार्बन का यूज है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज है। चारकोल ऐसे भी हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। थर्ड बात करें हम लोग, तो कार्बन का ही फॉर्म डायमंड है, जिसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। तो डायमंड इज यूज्ड एज ए ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं इन बैटरीज, बैटरीज में, इन बैटरीज। साथ साथ हम लोग मेटालर्जिकल प्रोसेस में, जब हम लोग हॉल हेराल्ड प्रोसेस पढ़ रहे थे, उस समय हॉल हेराल्ड प्रोसेस में हम लोग ग्रेफाइट रॉड का यूज कर रहे थे एज ए इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है हम लोग इसका यूज मेटालर्जिकल प्रोसेस में भी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। बैटरीज इन मेटालर्जिकल प्रोसेस, in electrolysis of molten, सीधे लिख लीजिए Al2O3, in हॉल हेराल्ड प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो ये सब कार्बन का यूज है, जिसे आपको ध्यान रखना है। लिखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके कंपाउंड का। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CO के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, कैसा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक लोन पेयर कार्बन को ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है। तो इधर प्लस और इधर माइनस, यही है। तो इधर भी एक लोन पेयर है और इधर भी एक लोन पेयर है, लेकिन ये वीक बेस का काम करता है, वीक लुईस बेस का काम करता है, और अपना लोन पेयर कार्बन के तरफ से, लोन पेयर कार्बन के तरफ से डोनेट करता है, ऑक्सीजन के तरफ से नहीं डोनेट करता है, क्योंकि इस लोन पेयर में हल्का सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है MOT के हिसाब से, और इसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर है। बॉन्डिंग कैरेक्टर वाला इलेक्ट्रॉन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो डोनेट नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है, जिसके कारण ये आसानी से तो नहीं लेकिन डोनेट कर देता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज वीक लुईस बेस बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे, तो CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम इसलिए करता है क्योंकि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हैं इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा CO का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग CO बनाते कैसे हैं? CO कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, कार्बन लिए कोल, इसको लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर हम लोग हीट कर दें, लिमिटेड O2 में, यहां पर लिख ली लिमिटेड O2 में अगर हम लोग हीट कर दें तो हमें CO मिल जाएगा। सेकेंड, अगर हमको प्योर CO चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। इसको 373 केल्विन पे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क है, एक कॉन्क है, डिहाइड्रेशन करवाते हैं। आपको पता है कि कॉन्क H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो देखिए इसे H2O निकाल देगा, H2O निकाल देगा और साथ में हमें CO मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां से हम लोग प्योर CO हमें मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर हमें लार्ज स्केल पे CO चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, कोक के ऊपर स्टीम पास्ट करते हैं, कोक के ऊपर स्टीम को पास्ट करवाते हैं। स्टीम लिख लो, स्टीम पासिस इन फ्रॉम रेड हॉट कोक। जब स्टीम को हम लोग कोक से पास करवाते हैं तो हमें मिलता है CO प्लस H2, गैस का मिक्सचर मिलता है जिसे हम लोग सिन गैस कहते हैं या तो फिर वाटर गैस कहते हैं। सिन गैस या सिंथेसिस गैस या तो फिर वाटर गैस। उसी प्रकार अगर हम लोग स्टीम के जगह पे एयर पास करवा दें, रेड हॉट कोक में स्टीम के जगह पे एयर पास करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? ये स्टीम है, एयर में मैक्सिमम अमाउंट में O2 और N2 होता है, यही एयर है। तो हमें CO प्लस N2 का मिक्सचर मिलता है जिसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस, सीधे पूछ देगा विच ऑफ फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर गैस, लिखिए इसे। और ये दोनों बहुत अच्छा फ्यूल का काम करता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम करता है। फर्दर हीट करते जाएंगे तो हमें CO2 मिलेगा और हीट जनरेट करेगा। क्लियर है? लिखिए। तो हम लोग बोल सकते हैं CO प्लस H2 विच इज कॉल्ड सीन गैस और वाटर गैस एंड CO प्लस N2 विच इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, बोथ आर यूज्ड एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड इन फर्दर हीटिंग it gives CO2 and
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। फ्यूल का क्या काम है? हीट को प्रोड्यूस करना। तो एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल हम लोग सीन गैस का यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर गैस, या तो फिर प्रोड्यूसर गैस का यूज करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग CO अगर और बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, K2FeCN6। ये क्या है? पोटेशियम फेरिक साइनाइड है, फेरोसाइनाइड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पे देखिए K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका हम लोग जब कॉन्क H2SO4 से ट्रीटमेंट करवा देते हैं, देन हमें K2SO4 मिलता है, FeSO4 भी मिलता है, CO गैस मिलता है, साथ साथ CO गैस मिलता है। तो वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्क K2SO4 में स्टेबल नहीं रह जाता है और हमें K2SO4, FeSO4 और CO गैस देता है। ठीक है, और भी कुछ देगा ये, और क्या देगा ये? अमोनियम सल्फेट देगा, अमोनियम सल्फेट देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कॉन्क K2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तब भी हमें CO गैस मिलता है। और इस कॉन्सेप्ट पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है इस रिएक्शन पे। क्लियर? तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाने का तरीका। अब हम लोग इसके यूजेज के बारे में जाने। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लार्ज स्केल में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। तो यूजेज की बात करें इसका, इट यूजेज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट on large scale in metallurgical process। हमने पढ़ा था जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे, उस समय आयरन के एक्सट्रैक्शन में मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? CO होता है। ZnO के एक्सट्रैक्शन में Zn के एक्सट्रैक्शन में मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? CO होता है। तो बहुत लार्ज स्केल में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट all metal oxide except alkaline earth metal and aluminium ऑक्साइड। हम लोग इसका रिडक्शन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एल्कली मेटल के ऑक्साइड को, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड को और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, और कुछ और भी एक आधा दो ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये सबको रिड्यूस कर देता है। हमने एलिंगम डायग्राम में देखा ही था कि इसका नीचे आ रहा था ग्राफ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे, कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एलिंगम डायग्राम में देखा था। और कार्बन हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक, तो ये सब यूजेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी रिड्यूसिंग एजेंट का, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में जैसे Fe2O3 जनरली यही हेमेटाइट और हम लोग यूज करते हैं का CO से जब रिडक्शन करवाते हैं तो पहले बनता है Fe3O4 प्लस CO2। Fe3O4 जब CO से को अगेन रिड्यूस करेगा तो बन जाता है FeO प्लस CO2, और फिर FeO CO से रिड्यूस होकर फाइनली हमें Fe दे देता था और
CO2। मोस्ट ऑफ द रिडक्शन CO से ही होता था आयरन के एक्सट्रैक्शन में। नीचे हाई टेम्परेचर जोन में कुछ रिडक्शन कार्बन से भी होता था, देखे थे हम लोग। उसी प्रकार ZnO का भी रिडक्शन हम लोग CO से करवाते हैं, तो हमें Zn प्लस CO2 मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो इट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। इसका यूज हम लोग मेटल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन में करते हैं। जैसे मेटल कार्बोनाइल एक अगर हम लोग बात करें NeCO4, ये मेटल कार्बोनाइल है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका पूछ सकता है, तो कितना है? निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसके पास 8 है। आपको पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेटल कार्बोनाइल का नियरेस्ट इनर्ट गैसेस के बराबर होता है, आगे वाले इनर्ट गैसेस के बराबर होता है। अच्छा, ये पॉइजनस होता है, ध्यान दीजिए। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत देर तक इनहेल किया जाए तो डेथ भी हो सकता है। बहुत बार गांव में सुने होंगे कि रात को वो गांव में क्या होता है कि आग जलाकर सोते हैं लोग और बंद कमरा कर देते हैं, तो कम अमाउंट में ऑक्सीजन होने के कारण CO बनने लगता है और उसका लगातार इनहेलिंग करते जाते हैं तो सुबह तक उनका डेथ होता है। पता नहीं चलता कि कैसे डेथ हुआ, लेकिन वो चूंकि डेथ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेल करने से। होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर लंबे समय तक इनहेल किया जाए तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी स्टेबिलिटी से 300 टाइम ज्यादा होता है। तो क्या किया, हेमोग्लोबिन को CO कंज्यूम कर दिया और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना रेड ब्लड सेल तक। तो ऑक्सीजन वो कैरी नहीं कर पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन का एक्सटेंट बॉडी में कमते जाता है और लास्टली या तो फिर बेहोशी हो जाता है या तो फिर डेथ हो जाता है। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, हम कह सकते हैं। तो इट इज पॉइजनस, पॉइजनस है। इट मेक कैसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन and this complex is 300 times more stable than oxyhemoglobin complex. So supply of oxygen to red blood cell reduced, which caused डेथ। डेथ का भी कारण बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रॉपर्टीज थे जो आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। ज्यादा नहीं, एक दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो क्लिक कर जाता है अगर आप लोग कॉपी को पहले से पढ़े हुए हैं। तो देखिए इसे।